गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच लगातार विवाद बना हुआ है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के टॉप अधिकारियों के बीच मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के अधिकारियों के बीच 17 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में बातचीत की जाएगी। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद ये पहली बार होगा जब दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के टॉप अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक होगी। बांग्लादेश में फिलहाल मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतिम सरकार है, जिसके फैसलों में दोनों देशों के बीच काफ़ी विवाद पैदा कर दिया है। बांग्लादेश में सरकार के पतन के बाद तस्करों और अवैध घुसपैठियों की एंट्री रोकने के लिए भारत ने बॉर्डर पर तारबंदी शुरू कर दी है, जिसका बांग्लादेश की तरफ से विरोध किया जा रहा है और ये विवाद टकराव के स्तर तक पहुंच चुका है। दोनों पक्ष एक दूसरे के राजनयिकों को तलब कर चुके हैं। वहीं भारतीय सैनिकों की गोलाबारी में एक बांग्लादेश घुसपैठी की मौत भी हो चुकी है, जिसको लेकर पड़ोसी देश ने कड़ा एतराज जताया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बीएसएफ और बीजीबी बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की वार्ता 17 से 20 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में निर्धारित है, जिसके दौरान सीमा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित है। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि सभी परस्पर सहमति पत्रों और समझौतों पर सम्मान किया जाएगा। ये सीमा सुरक्षा बलों के बीच स्ट्रक्चर जुड़ाव का आधार बनते हैं और सीमा पर पारस्परिक रूप से लाभकारी सुरक्षा और व्यापार बुनियादी ढांचे के निर्माण की सुविधा प्रदान करते हैं। दरअसल बांग्लादेश ने 12 जनवरी को आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत बांग्लादेश से लगती सीमा पर 5 अलग अलग जगहों पर बाढ़ लगाने की कोशिश कर रहा है, जो द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन है। इसके कुछ ही घंटे बाद बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीम उद्दीन ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया और बांग्लादेश भारत सीमा पर हाल की गतिविधियों पर गहरी चिंता जताई थी। बांग्लादेश सरकार के मुताबिक भारतीय उच्चायुक्त के सामने जसीम उद्दीन ने इस बात पर जोर दिया था कि इस तरह की गतिविधियां खास तौर पर कांटेदार तार की बाढ़ लगाने के अनधिकृत प्रयास और बीएसएफ की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन कार्रवाइयों से भारत बांग्लादेश की सीमा पर हालात तनावपूर्ण हैं, अशांति बढ़ी है। बैठक के बाद प्रणय वर्मा ने कहा था कि मैंने विदेश सचिव से मुलाकात की और भारत की अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने, तस्करी, अपराधियों की आवाजाही और मानव तस्करी की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की प्रतिबद्धता पर उनके साथ बात की है। वर्मा ने इसके अलावा कहा कि सुरक्षा के लिए सीमा पर बाढ़ लगाने के संबंध में हमारे बीच सहमति है। इस संबंध में बीएसएफ और बीजीबी के बीच बातचीत चल रही है। हमें उम्मीद है कि सहमति को लागू किया जाएगा और अपराध से निपटने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। आइए अब हम बात करें चीन की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने साल 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने का प्लान बनाया है, लेकिन अमेरिकी नौसेना एक ऐसे प्लान पर काम कर रही है जो चीनी युद्धपोतों के लिए नरक का रास्ता खोल देगा। अमेरिकी नौसेना की स्ट्रेटजी ताइवान को चीनी कहर से बचाना है। अमेरिकी नौसेना के कैप्टन एलेक्स कैम्बेल ने खुलासा किया है कि रेप्लिकेटर इनिशिएटिव का पहला चरण इस साल अगस्त तक शुरू हो जाएगा, जो चीनी नेवी के लिए नर्क जैसा होगा। कैलिफोर्निया में यूएस नेवल इंस्टीट्यूट यूएसएनआई सम्मेलन में बोलते हुए कैप्टन कैम्बेल ने अपने प्लान के बारे में पहली बार दुनिया को बताया है। उन्होंने कहा कि रेप्लिकेटर इनिशिएटिव के तहत अगस्त 2025 तक युद्धक विमानों को कई हजार और डोमेन एट्रीटेबल ऑटोनोमस ADA2 सिस्टम उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम बनाना है, जिसे अमेरिका की पूर्व उप रक्षा सचिव कैथलीन हिक्स ने नवंबर 2024 में तय किया था। आपको बता दें कि एट्रीटेबल शब्द के मायने अमेरिका के लिए ऐसे हथियारों को विकसित करना है जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा सके और जिसके रखरखाव में काफ़ी कम खर्च आए। अमेरिकी सेना के लिए हेल्थस्केप और रेप्लिकेटर प्लान एक दूसरे से काफ़ी संबंधित है। रेप्लिकेटर परियोजना का पहला चरण पानी की सतह और उप सतह पर ड्रोन और घूमने वाले हथियारों को एक साथ लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि नरक का दृश्य बनाया जा सके और ताइवान पर चीनी आक्रमण को नाकाम किया जा सके। इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में समुद्री हवाई सिस्टम को सॉफ्टवेयर के साथ अटैच किया जाएगा, जिसका मकसद दुश्मन को रोकना और हमला करना होगा। इस प्लान के तहत अमेरिका पानी के अंदर एक साथ हजारों सस्ते ड्रोनों को छोड़ेगा, जिसका काम चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों को डुबोना होगा। अमेरिकी अधिकारी कैम्बल ने प्लान का खुलासा करते हुए कहा कि यह कोई साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसका मकसद उत्पादन को बढ़ाना है और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के समर्थन में सिस्टम को फील्ड में लाना है। यूएस रेप्लिकेटर इनिशिएटिव का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स और कमर्शियल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाकर हज़ारों एट्रीट्यूबल ऑटोनोमस सिस्टम को तेज़ी से स्केल और फील्ड करना है। ताइवान को बचाना है अमेरिका का मकसद। पिछले साल अगस्त में रेप्लिकेटर प्रोग्राम के पहले चरण के तहत अमेरिकी सेना ने
एरोविरोमेंट के स्विचब्लेड 600 लॉइटरिंग मिशन को खरीदने के लिए $1 अरब जारी किए थे। इस प्रोग्राम के तहत दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने वाला ड्रोन आक्रमण को तैयार करना है। ये प्रोग्राम यूक्रेन युद्ध में काफ़ी कामयाब रहा है। इसके बाद उसी साल नवंबर में परफॉर्मेंस ड्रोन वर्क्स के KC-100 और एंडुरिल इंडस्ट्रीज़ के घोस्ट एक्स को भी रेप्लिकेटर पहल के दूसरे चरण के हिस्से के रूप में चुना गया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के बार बार जोर देकर कहा था कि वे आक्रमण की स्थिति में ताइवान की सैन्य सहायता करेंगे। हालांकि नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक ताइवान को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि दूसरी तरफ पेंटागन चीन के साथ संभावित टकराव की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ताइवान नीति चीन के मुताबिक हो सकती है। वो ताइवान की वजह से चीन से पंगा लेने की शायद ही कोशिश करेंगे। हेल्सकेप स्ट्रेटेजी का फोकस बेहद साफ है। अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है तो चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को एक दुर्जय ड्रोन फोर्स का सामना करना पड़ेगा। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि चीनी फोर्स के लिए ड्रोन से मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल भरा होगा और उसके युद्धपोतों के लिए वापसी का रास्ता नहीं होगा। अमेरिका ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अमेरिकी युद्धपोत छिप नहीं पाएंगे और ड्रोन की चपेट में आकर बर्बाद होंगे। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के पूर्व कमांडर एडमिरल सैमुअल पापारो ने वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में समझाते हुए कहा था, इस प्लान के तहत जैसे ही चीनी सेना के युद्धपोत ताइवान की तरफ कूच करना शुरू करेंगे, ठीक वैसे ही अमेरिकी ड्रोन उन्हें चारों तरफ से घेर लेंगे। चीन और ताइवान के बीच की दूरी 100 समुद्री मील है और इस दौरान हजारों अमेरिकी मानव रहित पनडुब्बियां, मानव रहित सतह के जहाज़ों और हवाई ड्रोन उन्हें घेर लेंगे। इससे चीनी सेना के लिए अपने युद्धपोत को बचाना काफ़ी दुर्लभ हो जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि झुंड बनाकर आए सस्ते अंडर वाटर ड्रोन चीनी पनडुब्बियों के लिए छिपना और बचना काफ़ी मुश्किल कर सकते हैं। अमेरिका अपने युद्धपोतों, पनडुब्बियों या फिर विशालकाय मदरशिप ड्रोन से ऐसे हजारों ड्रोन को एक बार में ही लॉन्च कर सकता है। हज़ारों की तादाद में ड्रोन 100 मील की समुद्री दूरी की को पूरी तरह से पाट सकते हैं और ऑपरेशन के मुताबिक मूवमेंट कर सकते हैं। इससे अमेरिकी सेना को सर्विलांस के लिए काफ़ी वक्त मिल जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हज़ारों की संख्या में आई ये झुंड ड्रोन किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकते हैं और किसी भी युद्धपोत को डुबोने की ताकत रखते हैं। आइए अब हम बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते में बीते कुछ समय से तनातनी देखी जा रही है। इसकी वजह TTP तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की ओर से पाक सुरक्षा बलों पर किए गए हमले हैं। अफगानिस्तान की सीमा से लगते पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बीते 2 साल में आतंकवादी हमले बढ़े हैं। पाकिस्तान आर्मी और पुलिस को यहाँ लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि TTP के लोग अफगानिस्तान की ज़मीन पर पनाह पा रहे हैं और काबुल की सत्ता पर काबिज तालिबान उन पर सख्ती नहीं कर रहा है। ये तनाव हाल ही में तब चरम पर पहुंच गया जब पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान में TTP के कथित आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस पर अफगान तालिबान भड़क गया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 और 24 में पाकिस्तान में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद में वृद्धि देखी गई है। इसने इस्लामाबाद और काबुल के रिश्तों को तनावपूर्ण बना दिया है। इस समस्या की जड़ें 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से जुड़ी हैं। उस समय पाकिस्तान ने काबुल में तालिबान की वापसी पर खुशी जताई थी। पाकिस्तान को लगा था कि तालिबान की वापसी का मतलब पश्चिमी सीमा की सुरक्षा है, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ है। ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को मदद करके खुद ही फंस गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अधिकारियों ने TTP को रोकने के लिए कई उपाय किए। इनमें बातचीत शुरू करना, दोनों देशों के बीच सीमा पर बाड़ लगाना, अफगान सरकार पर आतंकवादी समूह को समर्थन न देने का दबाव डालना शामिल था। पाकिस्तान ने 5 लाख से ज़्यादा अफगान शरणार्थियों को भी निकाल दिया, लेकिन इससे बहुत फ़ायदा नहीं मिला। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान सीमा मुश्किल का सबब बनी हुई है। पाकिस्तान को वर्षों सालों तक अफगान तालिबान के संरक्षक के रूप में देखा जाता था, जो पहली बार 1996 में काबुल की सत्ता पर काबिज हुआ था। उस वक्त इस्लामाबाद एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन अभियान का हिस्सा बना, जिसे सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर आक्रमण का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। ऐसे में जब 2021 में अफगान तालिबान सत्ता में आया तो इस्लामाबाद को उम्मीद थी कि नया निज़ाम TTP पर शक्ति दिखाएगा। तालिबान के अफगानिस्तान में वापसी के बाद पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़ गए हैं। साल 2023 पाकिस्तान के इतिहास के सबसे खूनी वर्षों में से एक बन गया है। देश भर में 650 से अधिक हमले हुए, जिनमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। TTP और फितना अल ख्वारिज जैसे संगठनों ने इन हमलों का जिम्मेदारी ली है। पूर्व सेनेटर मुजाहिद हुसैन सैयद ने जियो TV से कहा है कि पाकिस्तान की अफगान नीति विफल रही है। यह नीति पूरी तरह से गलत धारणाओं पर आधारित थी। वॉशिंगटन में विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक
माइकल कोगलमैन कहते हैं, पाकिस्तान की अफगानिस्तान नीति के ने कई वर्षों तक बुरे परिणाम दिए। मुझे लगता है कि धारणा तालिबान पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार रहेगा गलत थी। पाक ने बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थियों को निकाला, लेकिन जब आप 92 मुद्दों को राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों में घसीटते हैं तो इससे कुछ नई चिंताएं पैदा हो जाती हैं। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार जियाउर रहमान कहते हैं, अफगानिस्तान अफगान तालिबान अकेले इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अमेरिका ने पहले काबुल में हथियार छोड़े, अब तालिबान टीटीपी को इन हथियारों तक पहुंच दे रहा है। रहमान का कहना है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ जुड़ना चाहिए और क्षेत्रीय ताकतों जैसे चीन, रूस और मध्य एशियाई राज्यों के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करना चाहिए, ताकि टीटीपी पर लगाम लगाने के लिए अफगान तालिबान पर सामूहिक दबाव डाला जा सके। गूगलमैन का मानना है कि न तो तालिबान न ही पाकिस्तान सरकार युद्ध का खर्च उठा सकती है। ऐसे में दोनों पक्षों को बेहतर समझ पैदा करनी होगी। दोनों पक्ष कोशिश करें तो संबंध सुधरेंगे और दोनों देश सामान्यीकरण की ओर बढ़ सकते हैं। हालांकि फिलहाल ये बात बहुत साफ है कि पाकिस्तान की अफगान नीति और तालिबान को मदद करना भारी पड़ा है। आइए हम बात करें चाइना के डीप सीक की। बीते 10 जनवरी को डीप सीक ने अपना पहला मुफ्त चैटबॉट ऐप लॉन्च किया, जिसके बाद इसने स्टॉक बाजार में एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन शोधकर्ताओं की माने तो यह चैटबॉट न केवल चीनी सत्ताधारी पार्टी का प्रोपेगेंडा फैला रहा है, बल्कि गलत जानकारी भी दे रहा है। इससे वैश्विक स्तर पर जनता की राय प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार डीपसीक एक एआई आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग करने पर यह अक्सर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के दृष्टिकोण को ही बढ़ावा देता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा टूल है जो चीनी सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। न्यूज़ गार्ड और अन्य संगठनों के शोधकर्ताओं ने पाया कि डीपसीक जानबूझकर तथ्यों से छेड़छाड़ कर रहा है। उदाहरण के तौर पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की ताइवान पर टिप्पणी और जिनजियांग के हालात से जुड़ी जानकारी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यह चैटबॉट उइगरों पर हो रहे दमन, कोविड-19 महामारी और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर चीनी सरकार की आधिकारिक लाइन को ही दोहराता है। यह टिकटॉक के संभावित खतरों को भी उजागर करता है और दिखाता है कि चीन किस तरह तकनीक के जरिए वैश्विक धारणाओं को प्रभावित कर रहा है। डिजिटल रिसर्च कंपनी ग्राफिका के चीफ रिसर्च ऑफिसर जैक स्टैब्स ने कहा कि चीन सूचना अभियानों में नई तकनीक का तेजी से फायदा उठा रहा है। न्यूज़गार्ड की जांच में पाया गया कि डीपसीक द्वारा किए गए 80% जवाब चीन के विचारों से मेल खाते हैं। इसके अलावा 1/3 उत्तर पूरी तरह से झूठे पाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर बुचा नरसंहार से जुड़ी जानकारी मांगने पर इसने चीनी अधिकारियों के बयान दोहराए और सीधी टिप्पणी करने से बचते हुए निर्णायक सबूत की जरूरत बताई। डीपसीक कई संवेदनशील मुद्दों जैसे कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तियानमेन चौक और ताइवान पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता है। यह एआई टूल चीनी सरकार के सूचना नियंत्रण के बड़े एजेंडे का हिस्सा लगता है, जो वैश्विक स्तर पर प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे सकता है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.